नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग भारतीय संविधान के 5 पार्ट को एनालिसिस कर चुके हैं। आज ही हमारा छठा पार्ट है और संविधान की पूरी सीरीज को वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। इस सीरीज में हम 35 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उससे संलग्न जितनी भी और अन्य बातें हैं 35 क्वेश्चन के साथ उसके साथ संलग्न जितनी अन्य बातें हैं उनको भी सीखेंगे। तो लगभग इस सीरीज में आपका 100 क्वेश्चन तक कवर हो जाएगा, 100 क्वेश्चन से एबव, क्योंकि इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131। 131 में कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। जबकि आप ये जानते हैं कि अनुच्छेद 1, अगर अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश तथा उसकी स्थापना संसद द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर की जाएगी। यानी कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। अच्छा, नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? तो आप कहेंगे संसद करेगी। वो भी साधारण बहुमत से मंत्रिमंडल में पास किया जाएगा और उसके आधार पर किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा को बढ़ाया जाना, घटाया जाना, उसके नाम को परिवर्तित कर देना, उसकी टेरिटरी को परिवर्तित कर देना, या अपनी भूभाग किसी अन्य देश को देना, या अन्य देश से उस भूभाग को अपने देश में शामिल करना, ये बातें आपकी रहती है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 3 में क्या रहेगा, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में रहता है वर्तमान राज्यों के नाम, सीमाओं, राज्यों के परिवर्तन, यानी कि उसके टेरिटरी में कैसे कैसे परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये सब जो है ये भाग 1 में आते हैं, भाग 1 में आते हैं, भाग 1 में आते हैं अनुच्छेद के, अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 4 तक आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नए राज्यों के प्रवेश तथा उसकी स्थापना। लेकिन नाम का अगर चेंज करना है, राज्यों की सीमा, नाम, सीमा, नाम परिवर्तन, अगर नाम और सीमा का परिवर्तन करना है तो आपका अनुच्छेद 3 के तहत इसको परिवर्तित किया जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों के प्रवेश तथा उसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्य का राज प्रमुख, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्तव्यों का पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में ये कहता है कि कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य का राज्य प्रमुख जिसके संरक्षण में राज्य है, तो अगर वह अपने कार्यालय के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसकी शक्तियां न्यायालय में जो है उसे जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि उसने इस तरह से कार्य क्यों किया। तो ये जवाबदेही नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह किस में वर्णित है? ये आर्टिकल 361 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में विवरण प्रदान करता है? वह करता है आपका 102, आर्टिकल 102। 102 में ये कहता है कि कौन सा लाभ का पद है, उसके आधार पर उस संसद में जो सदन में सदस्य की
अयोग्यता के संदर्भ में जो विवरण देता है कि वह है 102। अच्छा, अभी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा क्या न्यायपालिका के जितने भी पद हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं? तो आप एकदम ये जान लीजिए क्लियर कट कि वो लाभ के पद के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। जो न्यायपालिका के अन्य पद हैं, जितने भी पद हैं, वो लाभ के पद नहीं है, वो जनता सेवा के पद हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब अगर कहा जाए कि आर्टिकल 100 में क्या कहता है, तो आर्टिकल 100 यानी कि अनुच्छेद 100 में ये कहता है सदनों में मतदान, रिक्तिकाओं के होते हुए सदनों की कार्य शक्ति एवं गणपूर्ति। तो आप इसको ध्यान में रखें, क्या है 100 में मतदान, मतदान एवं गणपूर्ति, गणपूर्ति 100 में बताया गया है। और एक 98 में क्या है, 98 में आपका संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय। 104 में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने तथा प्रतिज्ञान करने से पहले या आहार ना होते हुए भी निर्हार किए जाने या बैठने और मत देने की जो शक्ति है सदस्यों की, वह उसका विवरण मिलता है 104। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाभ के पद के अयोग्यता के संदर्भ में कौन बात करता है, वो करता है 102। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संदर्भ में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं? तो विशेष शक्तियां हैं आर्टिकल 246 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब 246 में ये कहता है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संदर्भ में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। आप जानते हैं संघ, संघ, राज्य और समवर्ती, तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र बनाता है, केंद्र, और राज्य सूची में वहां का राज्य बनाएगा नियम कायदे कानून। समवर्ती सूची में केंद्र, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच कंट्रोवर्सी हो जाए तो सेंट्रल के जो नियम है वो लागू होंगे, ना कि राज्य के। तो ये चीजें ध्यान में रखें। संविधान के आर्टिकल 292, आर्टिकल 292, 292 तथा 293, 293 में क्रमशः संघ एवं राज्यों, राज्य सरकारों को ऋण लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें आपको ऋण लेने का, ऋण लेने का अधिकार, ऋण लेने के अधिकार की बात कही जाती है एक 292, 293 में। यहाँ पर जो है संघ के मामले में कानून बनाने का जो विशेष शक्तियां हैं वो है 246, आर्टिकल 246। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू था को अंगीकार कर इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा, आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई थी? अब देखिए इसमें आपका अगर हम बात करें 17 अक्टूबर, अक्टूबर 1949 को लागू हुआ 370, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370। इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान का ये हिस्सा बन गया और ये अस्थायी प्रावधान था, ध्यान में रखें, अस्थायी प्रावधान था, ये अस्थायी प्रावधान था, ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली था, अस्थायी प्रावधान था ये। इसके आधार पर इससे जोड़ा गया जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ दी गई ताकि वह
अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को जो है प्रतिबंधित कर सके। यानी कि जो पहले आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आरपीसी रणबीर पैनल कोड चलता था, ना कि इंडिया में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आईपीसी चलती थी, भारतीय दंड दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, और यहाँ पर चलता था रणबीर पैनल कोड। तो ये आईपीसी यहाँ पर लागू नहीं होती थी, जम्मू कश्मीर पर यहाँ लागू होता था आरपीसी। तो जो यहाँ के नियम कायदे कानून थे वो आरपीसी के तहत ही चलते थे। अब कहा गया कि ये संविधान का जो प्रारूप था, इसको किसने तैयार कराया, किसने प्रस्तुत किया था इनकी शक्तियों के बारे में, तो ये गोपाला स्वामी अयंगर ने। ये गोपाला स्वामी गोपाला स्वामी अयंगार, इन्होंने जो इसको प्रस्तुत किया था। और इसको जब उन्मूलन किया गया आर्टिकल 370 को, तो ये क्या कब किया गया, तो 370 को 5 अगस्त 2019। और 2019 में एक बहुत बड़ा कांड भी हुआ था जम्मू कश्मीर में, पुलवामा अटैक, जिसमें सीआरपी के कई जवानों को मार दिया गया था। तो इसमें 5 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश किया गया और ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया 2019 में। और 2019 में इसको पेश किया गया और इसको 370 को पूरी तरह से जो है रिमूव कर दिया गया और इसे 2 राज्यों में विभक्त कर दिया गया, एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी आपकी बना दी गई, ये यूटी बना दी गई, 2 यूटी बना दी गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कब अंगीकार किया गया, 1949 में। कब खत्म किया गया, 2019 में। नया राज्य बना, 2 स्टेट बने, यूटी 2 यूटी बने, जिसमें जम्मू कश्मीर एक यूटी के नाम से जाना गया और दूसरा लद्दाख। लद्दाख में अगर पूछे तो कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, 3 जिले हैं लद्दाख में। तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संघ की बात करें, संघ की कार्यपालिका की बात करें, यूनियन की बात करें, तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं। ये आर्टिकल 52 से 78, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 इससे संबंधित है और कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको हटा के 300 ए के रूप में इसको वर्णित किया गया और ये संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब 2-3 आर्टिकल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 360 वित्तीय आपात, ध्यान में रखें। 352, 356 और 360 जो आपात के बारे में बात करते हैं, और 360 जो है वित्तीय आपात है, और ये वित्तीय आपात कभी लगा नहीं। 312 जो है, 312 इसको भी ध्यान में रखें, अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात करता है। अखिल भारतीय सेवा की बात करता है। आर्टिकल 21A, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार, यानी कि प्रारंभिक जो शिक्षा है बच्चों की, प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करता है। ये क्या है, मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार है। तो इस चीज को, ये तीनों आर्टिकल को आप ध्यान में रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 301 इससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो जो सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है वह है आर्टिकल 105 105। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 105 में जो सांसद हैं, सांसदों के विशेषाधिकार से ये संबंध रखता है। अगर आपको विशेषाधिकार उनके जानने हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं, तो वो आपके आर्टिकल 105 को पढ़ेंगे तो उसमें आपका पूरा विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया कि संसद सदस्यों से संबंधित सदन समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता, इसके लिए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आप देखते हैं कि जो है संसद में खूब उठापटक होता है, कभी मेज को थपथपाते हैं या कुछ भी बोलते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी वाली भी बातें कह देते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये विशेषाधिकार देता है 105 के अंतर्गत। और न्यायालय में कोई भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की जाएगी। और संसद और उसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है, वो भी कौन उसको अलाउ करेगा? वहां का अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। विशेषाधिकार किसमें है? 105 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से इसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। ध्यान में रखें कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 112(1) के तहत। अब 112(1) के अनुसार ये कहता है कि राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनके समक्ष वार्षिक व्यय का जो विवरण है, लेखा जोखा है, वह रखा जाए। आर्टिकल 112 में राष्ट्रपति के वित्तीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में बताता है। और ये कहता है कि जो राष्ट्रपति के प्रत्येक वित्तीय वर्ष होते हैं उसके प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष की जो आय है और उसका व्यय, यानी कि उसका बजट, कुल मिला जुला के आय का विवरण, तो हम कहेंगे बजट को रखवाता है। जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश करती हैं, तो आप उसी बजट को, ये किसका उत्तरदायित्व होता है, किसके आदेशानुसार होगा? वो राष्ट्रपति के अनुसार होता है कि दोनों सदनों के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। भारत की आकस्मिक निधि पर भी इसका नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और ये आर्टिकल 112 के सब सेक्शन 1 के तहत ये सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 79 सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, आर्टिकल जो 79 है ये सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं करता, ये करता है संसद का गठन की बात, संसद के गठन की बात, संसद के गठन की बात। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, ये तो सही है। आर्टिकल जो है 280 वित्तीय आयोग, ये भी सही है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 79 सुमेलित नहीं है। 79 संसद का गठन की बात करता है, संसद के गठन की बात करता है 79। और एक इसको संसद के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के गठन का गठन, तो ये है आर्टिकल 124, 124 आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है, 79 आर्टिकल 79 संसद का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा करता है? देखिए धन विधेयक कई बार आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 110 यानी कि 110
ये धन विधेयक के बारे में बताता है। और धन विधेयक में कुछ लिखित बातें होती हैं जो है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। पहला है कि जो है किसी भी कर का अध्यारोपण, उत्साद, प्रतिहार तथा परिवर्तन या विनिमय एक जो है करने की जो अनुमति है, जो अधिकार है, वो किस में वर्णित है? ये आर्टिकल 110 में है। तो आर्टिकल 110 में जो टर्म है उसको मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप इसी के तहत भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूत देने तथा विनिमय करने, भारत सरकार द्वारा उसके ऊपर ली गई अथवा ली जाने वाली किसी भी वित्तीय बाधाओं से संबंधित वित्त संशोधन है। तो अगर धन के मामले में है तो यानी कि धन से जितनी भी कार्रवाइयां होगी, उधार लेने की बात होगी, देने की बात होगी, प्रत्याभूत करने की बात होगी या वित्तीय बाधाओं में उसको संशोधन करने की बात होगी, तो आर्टिकल 110 के तहत होती है। फिर एक बात और इसमें रहता है कि भारत की जो संचित निधि है और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी भी निधि में धन जमा करने तथा उसे निकालने का भी संबंध किससे संबंधित है? वह आर्टिकल 110 में इसका विवरण है, इससे संबंधित है। तो भारत की जो संचित निधि है उसमें धन विनियोग के बारे में भी 110 में बताया गया है। और भारत की जो संचित निधि है, भारत के लोक लेखा के जो मद है उसमें धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन यानी निकालना या संघ तथा राज्य की लेखाओं की सपरीक्षा भी आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। यानी कि कुल मिला जुला के इसके अंतर्गत धन का लेखा जोखा है, धन का लेखा जोखा, लेखा जोखा यानी कि व्यय कहाँ पर किया गया है और कहाँ पर सेव किया गया है, कौन कौन से मद में इसको लगाया गया है, कहाँ पर इसको संरक्षित किया गया है, कौन सी संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, तो इसका सब का विवरण इसी में ये दिया जाता है। अच्छा, आपसे कभी कभार पूछ लेता है आर्टिकल 110 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत क्या आता है? तो आर्टिकल 110 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका अंतिम जो निश्चित होता है वह लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक के संदर्भ में रहता है। वो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वह आता है, वो उसका विवरण जो मिलता है 110 के सबसेक्शन 3 में। लोकसभा अध्यक्ष का जो अंतिम निर्णय होगा धन विधेयक के संदर्भ में वह उसका विवरण होता है 110 के सबसेक्शन 3 में। इसको भी ध्यान में रखें आप। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में बात करता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है 110 आर्टिकल 110 ये धन विधेयक के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 143 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो है नहीं, ये था, ये जो है 2019 में ये पूछा गया है और 5 अगस्त 2019 को इसे 370 को 370 को आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से इसको रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बनाए गए, दो यूटी बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को मिला के, मतलब एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा है लद्दाख, दो यूटी बनाए गए। तो 370 इससे संबंधित था, यहाँ पर था अगर लिख देंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया और 2019 में परिवर्तन हुआ था, इसलिए 2019 में इसको वो करंट का विषय था तो इसको पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है।
जम्मू एंड कश्मीर से 370 को रिमूव किया गया। ये 370 को ही नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में इसको पुनर्गठित किया गया, इसलिए आया जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। किस किस को हटाया गया, तो 370 प्लस 35A जो विशेष नागरिकता के बारे में बताता है, तो जम्मू कश्मीर से इसको हटा दिया गया और 2 राज्य बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि यूटी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार का अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण दिया जाता है। यह आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, तो इसको ध्यान में रखें। और इसके साथ अगर आर्टिकल 108 की बात करें तो इसमें क्या है, संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक किसका, तो आप कहेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा, का जो संयुक्त बैठक है 108 के जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा धन विधेयक के बारे में, और आर्टिकल 110 के सबसेक्शन 3 में लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है। आर्टिकल 98 की अगर बात करें तो इसमें संसद के प्रत्येक सदन के पृथक सचिवालय के बारे में कर्मचारी होते हैं, उनके बारे में उसको बताता है। यानी कि आप कह सकते हैं संसद का सचिवालय, संसद का सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट जो होता है, सचिवालय जो होता है, 198 के अंतर्गत इसका विवरण मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 146, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी भी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन का जो आहूत करने वाला होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है। इस बैठक का जो प्रावधान होता है वो सामान्य विधेयक के लिए होता है। कोई भी सामान्य विधेयक होता है उसको पास करने के लिए, रेजुलेशन लाने के लिए इसको किया जाता है। ध्यान में रखें ये आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 के तहत ये बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। 147 में भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। और ये प्रावधान का उल्लेख किसमें करता है? 244 के सबसेक्शन 1 में। 244 के सबसेक्शन N1 में अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं जैसे नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान किया जाता है, जो उसमें विवरण है वह किस में मिलेगा आपको? आर्टिकल 144 के सबसेक्शन 1 में, सॉरी 244 के सबसेक्शन 1 में इसका विवरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 330 में, आर्टिकल 330 में इसका
प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 330 के अनुसार अगर बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 321 321 आर्टिकल 321 में लोकसभा जो लोक सेवा आयोगों में कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद अगर 325 की बात करें तो इसमें धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन नामावली में जो सम्मिलित किए जाने के लिए उससे अपात्र न होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर उसको निर्वाचित क्षेत्र में जो शामिल होने की बात है कि भाई उसके आधार पर उसके अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें निर्वाचन नामावली के अंतर्गत ये आता है। और आर्टिकल अगर 335 की बात करें, आर्टिकल आर्टिकल 335 335 की बात करें तो सेवाओं और मदों में अनुसूचित जनजाति यानी कि जो सर्विस है, सेवा है, उसमें एससी प्लस एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावे जो है उनके बारे में बताया गया है कि इनको भाई आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण की आधार पर इनका चयन किया जाएगा, क्योंकि ये जातियां पिछड़ी हैं। जब तक इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक ये सभी के समान वर्क नहीं कर सकती, और नहीं तो ये पिछड़ी की पिछड़ी ही रह जाएंगी। तो ये इनके दावे के बारे में बात करता है आर्टिकल 335। तो इसमें जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी का जो सीटों का आरक्षण है आर्टिकल 330 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन यानी कि लोकसभा में, उच्च सदन आप जानते हैं राज्यसभा होता है, लोकसभा तो भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक वर्ष दूसरे वर्ष जो है मेंबर स्टेटों से चुन के आते हैं, उसमें 2 साल तक सर्विस करते हैं, फिर वहां से सेवा जो है उनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आके फिर वहां पर कार्यभार संभालता है और कार्य को उसी तरह से सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ाता है। लेकिन लोकसभा भंग होती है और लोकसभा का गठन भी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें सीटों के जो आरक्षण की प्रावधान किया गया है, इसमें आर्टिकल 330 में अभी जस्ट आपने पढ़ा है, एससी और एसटी के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण का बात किया गया तो 330 में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि आरक्षण को लेकर कई बार डिस्प्यूट भी होता है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन में ध्यान रखें कि जो एससी और एसटी के जो आरक्षण की बात किया गया लोकसभा में वो 330 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से इस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो देखिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र है, संघवाद का नहीं, संघवाद का इसमें उल्लेख नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बात हम करें कि आर्टिकल 1 में, तो आर्टिकल 1 में संघ का नाम तो दिया गया लेकिन संघवाद का नहीं दिया गया। संघवाद अलग का है, लेकिन संघ की अगर बात करें, भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ नाम दिया है लेकिन संघवाद नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर, संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश किस व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो व्यक्ति की गरिमा को जो सुनिश्चित करने का जो यहाँ पर भरेंगे तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट आंसर होगा बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। भाईचारे को सुनिश्चित करने के लिए ये इसमें आपको व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है भाईचारा उसकी, और ये प्रस्तावना में वर्णित है। प्रस्तावना की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से
इसको पेश किया पीटी नेहरू ने। पीटी नेहरू जी ने इसको पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को, 22 जैन 1947 में ये स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। फिर 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 में 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए। 3 प्रकार के शब्द: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात किया जाता है। 3 प्रकार के न्याय की बात किया जाता है, और न्याय कौन कौन से हैं? एक है आपका आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है। 3 न्याय: आर्थिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात किया जाता है। 5 स्वतंत्रता की बात किया जाता है इसमें। 5 स्वतंत्रता की बात किया जाता है। तो ये आर्टिकल में जो भारतीय संविधान में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, इनको आप ध्यान में रखें। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, कौन लेकर आया था? पंडित नेहरू। और कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 42वें संविधान संशोधन में क्या 3 वर्ड जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। कितने प्रकार के न्याय की बात किया जाता है भारतीय संविधान में? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में कहता, भारतीय संविधान की सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पीटी नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कब संविधान सभा द्वारा उसको स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में करा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? अब ध्यान दीजिएगा, किन महान आदर्शों के उल्लेख के बारे में बात करता है। तो महान जो आदर्श हैं उसमें प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है, फ्रीडम्स के बारे में बात किया गया है। और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ये है आपका 5 स्वतंत्रताएं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन में 3 प्रकार के वर्ड जो जोड़े गए, आप अभी जस्ट पढ़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 1976 में, 1976 में हुआ था। और इसकी जो प्रस्तावना को जो परिचय पत्र की संज्ञा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी? परिचय पत्र, प्रस्तावना, प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी? तो आप ध्यान में रखिए, यह कई बार आपसे पूछ लिया गया है, कई बार एग्जाम में आया है। तो N.A. पालीवाल, N.A. पालीवाल ये बहुत प्रखंड विद्वान थे, विशेषज्ञ थे संविधान के। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र के रूप में कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है। अगर आपको संविधान के बारे में समझना है, संविधान को समझना है, तो उसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि उसकी रूपरेखा क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसका थीम क्या है। ये सब चीजें उसके संविधान में ही आपको पता चल जाएगी, इसलिए वह उसका परिचय पत्र है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट आंसर है कि कौन से आदर्शों की बात किया गया? 5 स्वतंत्रताओं के आदर्श की बात किया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था
आस्था मतलब धर्म से है, उपासना की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिकन शब्द से पहले नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है, इसमें संघी, संघी नहीं आता। संघी शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिकन शब्द से पहले नहीं आता है। ज्ञातव्य है कि संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघीय का मतलब होता है फेडरल, लेकिन जब आप आर्टिकल 1 देखेंगे, आर्टिकल 1, तो इसमें संघ केवल लिखा गया है, ना कि संघवाद लिखा है, ना कि संघीय लिखा गया है। तो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 में। तो इसको ध्यान में रखें कि रिपब्लिकन के पहले नहीं आता है, तो संघीय शब्द नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट कथन आपको बताना है। भारतीय संविधान का भाग नहीं है, भारतीय संविधान का तो एब्सोल्युटली भाग है ये। इसे 1972 के संविधान में एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ए नहीं है, ये गलत है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, ये एकदम सही है। अब ध्यान से देखिएगा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि एक बहुत बड़े प्रखंड विद्वान संविधान के ज्ञाता थे, N.A. पालकीवाल, N.A. पालकीवाल। तो N.A. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा कि भाई संविधान को पढ़ लो, तो तुम्हें ये चीज जानकारी हो जाएगी संविधान कहना क्या चाहता है, इसका थीम क्या है, ये किसके लिए है और इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना को उसका संविधान का परिचय पत्र कहा। इन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये बात एकदम एब्सोल्युटली है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें कहा गया कि इसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो उसमें 3 प्रकार के वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इन सब टर्म को आप जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो एक एक टर्म को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो भारतीय संविधान है वो किसके लिए बनाया गया और उसका उद्देश्य क्या है। और उसके आप पालकीवाल के अनुसार यह संविधान का एक परिचय पत्र के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो यह जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित नहीं करता है? तो ये समतावाद, समतावाद भारत की प्रस्तावना को उल्लेखित नहीं करता है। जो संविधान की प्रस्तावना के शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आप ध्यान में रखिएगा, जो प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। और 3 प्रकार की इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन में 3 वर्ड जब जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो इसमें समतावाद नहीं था। इसमें समतावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। बंधुता है, प्रभुता है, समानता है, समतावाद नहीं है। समता है, केवल समता है, लेकिन समता और समतावाद में बहुत अंतर है। तो समतावाद का उल्लेख नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय किस रूप में स्वीकार किया गया है? देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सभी विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि किस प्रकार के न्याय की बात किया गया? 3 न्याय, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये 158। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें से शामिल नहीं है। तो आर्थिक न्याय शामिल है, राजनीतिक शामिल है और सामाजिक शामिल है। सांस्कृतिक न्याय ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में जो नागरिकता अधिनियम था वो 1955 में पारित हुआ, 1955 में भारत में नागरिकता का अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अगर हम कहें कि एक कौन से भाग में है, तो आप जानते हैं भाग 2 में आर्टिकल आर्टिकल 5 टू 11 तक भारत के नागरिकता की बात की गई है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है क्योंकि एकल नागरिकता ही है, और ये नागरिकता अधिनियम 1955 में के द्वारा पारित किया गया। यह नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए 5 तरीके से इसको निर्धारित किया गया। 5 तरीके क्या थे? 5 तरीके, 5 तरीके इसके। पहला तरीका इसका था जन्म कि भाई भारत में जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक है। वंश, अच्छा इसमें कंडीशन और है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आया है और उसको बच्चा हुआ है तो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह मूल रूप से उसके माता पिता विदेश के हैं, तो विदेशी नागरिक हैं। हो सकता है कि यहाँ पर घूमने आए, टहलने आए, या यहाँ का टूरिस्ट बन के आए और यहाँ पर उनको बच्चा पैदा हो गया, तो वो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो मूल रूप से उसके माता पिता यहाँ के निवासी हो या उनकी सदस्यता यहाँ पर भारतीय नागरिक के रूप में हो, तो जन्म के नाम पे उनको माना जाएगा। जन्म के आधार पे उनके बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर वंश के आधार पर, फिर पंजीकरण, पंजीकरण पंजीकरण यानी कि नामांकन आपने करवाया है, तब उसके आधार पे आपको यहाँ भारत का नागरिक माना जाएगा। उसमें टर्म एंड कंडीशन भी अप्लाई होती है। देशीकरण, देशीकरण देशीकरण के आधार पे, और क्षेत्र का समावेश, क्षेत्र का समावेश। अगर भारत ने किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर ऑक्युपाई किया कि अन्य देश के क्षेत्र को, तो वहाँ के जितने भी क्षेत्र के निवासी हैं वो भारतीय हो जाएंगे। भारत को वहाँ की नागरिकता, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये 5 जो तरीके थे भारत में नागरिकता के, तो ये थे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र की समावेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा कि अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? नंबर 1, भारत के विदेशी राजदूतों में काम कर रहे भारतीय को, दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत को। तो ए और बी दोनों को। देखिए, भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा जो जनरल नागरिक के रूप में भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय नागरिक भी, अगर विदेशी राजदूतों दूतावास में काम कर रहे हैं तो वो भी भारत के सामान्य नागरिक हैं। बात सही है। दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत जितने भी हैं वो भी एक प्रकार के सामान्य नागरिक ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 2 और 5 से आर्टिकल 5 टू 11 नागरिकता के संदर्भ में बात करता है। और अगर हम बात करें भाग 6 की, तो ये राज्य के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? राज्य के बारे में बात करता है। राज्य आर्टिकल की बात करें 152 से लेकर 237 तक, 237 तक इसमें वर्णन है 152 से लेकर 237 तक। और अगर हम भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करें और हम कहें कि आर्टिकल कौन कौन से इसमें प्रयोग होगा, 239 से लेकर 242 तक।
239 से 242 तक। और भाग आपका 12 में क्या होगा, 12 में वित्त और संपत्तियों के बारे में उसकी बात करता है, यानी वित्त और संपत्तियां, वित्त और संपत्ति के बारे में बात करता है। 264 टू 300 ए में इसका विवरण है, आर्टिकल 264 से 300 ए में। तो अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, कि जो नागरिकता के बारे में बात करता है वो भाग नंबर 2 है। आर्टिकल एक ये क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित 5 से 11, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, भाग नंबर 2, 5 से 11। कितनी प्रकार की नागरिकता के बारे में बात किया गया, 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय संसद ने डैश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। कब नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, तो 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ। भारत की संसद द्वारा इसे पारित कर एक अधिनियम बना दिया गया, जिसके द्वारा जो है सन 1955 में नागरिकता कानून अधिनियम संशोधन करके व्यवस्था की गई थी। और 31 दिसंबर 2014 इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। तो ये अमेंडमेंट कब हुआ, 2019 में हुआ है ये अमेंडमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। तो आर्टिकल 9 में ये कहता है कि अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो यह यहाँ की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आपका आर्टिकल 9 में इसका विवरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। निरंतरता का उल्लेख, तो आप जानते हैं कि निरंतरता का जो उल्लेख के बारे में बात किया जाएगा आर्टिकल 10 में है। और जो नागरिकता की बात किया गया 5 से लेकर 11 तक है, 5 से 11 तक। और 10 में ये कहता है भारतीय जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख जो है आर्टिकल 10 में किया गया। आर्टिकल 9 में क्या किया गया है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। यहाँ पर आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता जो है अडॉप्ट कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 166 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 167, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ना तो अस्थायी ना ही क्षेत्रीय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो आप ये जानते हैं रिट 5 प्रकार की जारी कर सकता है। और ये 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 और 226 के तहत किया जाता है। और इसके आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब 5 प्रकार की रिट के बारे में अगर कहें, 5 रिट तो कौन सी है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी
प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध। तीसरा आपका उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चौथा है आपका अधिकार परीक्षा। और पांचवा रिट जो है वो है परमादेश, कि हम आदेश देते हैं। एक कौन आदेश, परमादेश क्या होता है? ये जो है अपर न्यायालय अपने जूनियर वाले न्यायालय को ये आदेश देता है कि आप इसकी हियरिंग यहाँ पर जो है उसको भेजिए, स्थानांतरित करिए, उसकी हियरिंग हम करेंगे। तो ये परमादेश के रूप में आता है। तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। तो 5 प्रकार के रिटों के बारे में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से अधिकारों की गारंटी दी है। कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी है? तो 7 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, आर्टिकल 19 टू 22 तक इसकी बात की गई है। और अगर उन 7 प्रकार की जो अधिकार हैं उनको जानेंगे तो ये पहला नंबर है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की यानी कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन। दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण सम्मेलन, आप शांतिपूर्ण रह के कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है संघ बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण करने की, राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और पांचवा आपका है भारत के कहीं भी राज्य क्षेत्र में आप बस जाने की स्वतंत्रता, यानी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। छठा है आजीविका के लिए व्यापार, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके आप व्यापार कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। और सातवां है भारतीय संविधान में मूलतः 7 प्रकार के उल्लेख किया गया है और इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन से हटा के 44वें संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाकर, और कब हटाया गया? संविधान संशोधन 1978 में हटा के 300A में कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार की बात को हटा दिया गया। तो ये कितने संविधान में संशोधन, कितने थे मूल अधिकार? ये 7 थे, लेकिन वर्तमान में आप इसको कहेंगे 6। तो यहाँ पर कितनी गारंटी दी थी? 7 की। एक को हटाया गया कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें हटा के 300A कर दिया गया। 300A में कहता है कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं होगा। इसमें एक वाद आता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। तो केशवानंद भारती का जो वाद है ये इससे संबंधित है, गोलकनाथ का भी वाद इसी से संबंधित है। तो ये जो बात बड़े फेमस बात है, ये संपत्ति के अधिकार को लेकर थे। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितने अधिकारों की बात किया गया था? तो 7 अधिकारों की बात किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान
कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय में जो है अधिकार दायर करने का, जो है रिट दायर करने का अधिकार देता है। तो आपने पढ़ा है उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में 226 के तहत कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर करना हो तो आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत आप कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रिट जो दायर करते हैं उसमें भी 5 प्रकार की है, सुप्रीम कोर्ट में भी 5 प्रकार की है। अगर हम आपसे पूछ लिया जाए कि 5 प्रकार की कौन कौन सी रिटें हैं, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में जो है जारी करने की जो रिट जारी करने का अधिकार है वह है आर्टिकल 226 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे, और इसके साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अलग से हम उसको सीख रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इसी तरह से कंटिन्यू हम करते रहेंगे, और ये पूरी सीरीज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, जैसे एसएससी जीडी भी है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो है समावेश हमने किया है। यानी पूरा संविधान आपको पूरा खत्म हो जाएगा और पूरी संविधान से आप रूबरू, तो ये आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।